मैं दरियाव रावल आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मानव शरीर कई प्रकार के जटिल कंपोजिशन का बना होता है। इन केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के बॉडी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किस प्रकार बॉडी का निर्माण करते हैं। आज हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है या शुगर क्या होती है और इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। अमीनो एसिड और प्रोटीन्स क्या है, लिपिड या वसा किसे कहते हैं, एंजाइम्स किस प्रकार बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और एंजाइम्स आखिरकार होते क्या है। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया वो नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिकाओं और जीवों द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका आकार, इनकी संरचना और इनका जो कार्य होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स। Carbohydrates are composed of carbon, oxygen and hydrogen, and the carbon atoms are normally arranged in a ring with the oxygen and hydrogen atoms linked to them. कार्बोहाइड्रेट जिनका अपन सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं शुगर ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं, जो एक रिंग की अवस्था में या रिंग शेप में व्यवस्थित होते हैं। ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन आयन है वो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप्स है वो इस प्रकार है। नंबर 1, मोनोसेकेराइड। द मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो मोनोसेकेराइड होती है। उदाहरण क्या क्या मोनोसेकेराइड के? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स है। इट कैन एग्जिस्ट एज सिंगल यूनिट्स। एक सिंगल इकाई के रूप में मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। ग्लूकोज इज द मेन फॉर्म इन विच शुगर इज यूज्ड बाय सेल्स एंड ब्लड लेवल्स आर केप्ट इन नैरो लिमिट। ग्लूकोज सबसे मुख्य रूप है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको कोशिकाएं एनर्जी के रूप में उपयोग में लेती है, फ्यूल के रूप में उपयोग में लेती है। और इसका जो ग्लूकोज का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक निश्चित निर्धारित सीमा में रहता है। नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म दी डाइसेकेराइड्स। जब दो मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल्स है सुक्रोज और टेबल शुगर। जो चीनी होती है, अपन जिसे शक्कर बोलते हैं, खाने में जिसे यूज लेते हैं, वो सुक्रोज होती है। इसके अलावा लैक्टोज और माल्टोज इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड। Two long chains which contains thousands of sugars known as polysaccharide। हजारों कार्बोहाइड्रेट की जो चेन्स होती है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड की, वो मिलके पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। सच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ऐसी हजारों श्रृंखलाओं की जो जटिल शर्कराएं होती है उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। Glucose can be broken down or metabolized in either the presence or absence of oxygen। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों स्थिति में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, परंतु अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे अपन एरोबिक कहेंगे और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अनएरोबिक कहते हैं। बट द प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड। और मेटाबॉलिज्म में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उस समय वो एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन की व्यवस्था होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। इस मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी उत्पन्न होती है, जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1, इट सर्व एज ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए
ईंधन का काम, फ्यूल का काम और ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स ए वे फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं और वो एनर्जी का भंडारण करने का काम करते हैं। आवश्यकता अनुसार ये एनर्जी हमें वापस से रिटर्न मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण भाग कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ होता है। इट कैन एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस अलाउिंग द सेल टू रिकॉग्नाइज अदर मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। जो सेल वाल्स होती है, सेल्स के सरफेस होता है, उस पे जो रिसेप्टर होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जो कोशिकाओं को अन्य मॉलिक्यूल्स और सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सम अमीनो एसिड कंटेन सल्फर आल्सो। मुख्य रूप से अमीनो एसिड और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि कुछ अमीनो एसिड और प्रोटीन्स में सल्फर भी उपस्थित होता है। इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री देयर आर 20 अमीनो एसिड्स विच आर यूज्ड एज द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मानव शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें 20 प्रमुख अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के ब्लॉक्स या प्रोटीन के निर्माण में यूज में आते हैं, क्योंकि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। आउट ऑफ 29 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड इसेंशियल बिकॉज इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज। इन 20 में से जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, बिकॉज मानव शरीर में इनका निर्माण नहीं होता, हमें डाइट के रूप में इनको बाहर से ग्रहण करना होता है। एंड रेस्ट 11 आर नोन एज नॉन इसेंशियल, और 20 में से जो बाकी की जो 11 है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। दी अमीनो एसिड्स आर, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो 9 है। नंबर 1 फेनिल एलेनाइन, नंबर 2 वेलिन, नंबर 3 थ्रियोनाइन, नंबर 4 ट्रिप्टोफैन, नंबर 5 मेथियोनाइन, नंबर 6 ल्यूसाइन, नंबर 7 आइसोल्यूसाइन, नंबर 8 लाइसिन और नंबर 9 हिस्टिडीन। ये 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है जो मानव शरीर में बनते नहीं हैं। Amino acids used in human protein synthesis, there is a basic common structure including an amino group and carboxyl group and a hydrogen atom. प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एमिनो एसिड यूज में लिए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड काम में आते हैं। तो इनकी जो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रमुख रूप से अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। Proteins are made up of amino acids joined together and are the main family of molecules from which the human body is built. अमीनो एसिड प्रोटीन के बने होते हैं। कई प्रोटीन्स मिलकर अमीनो एसिड फैमिली का निर्माण कर रहे होते हैं। मीन्स अमीनो एसिड साथ आते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण कर रहे होते हैं। तो मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड से। या इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि अमीनो एसिड से ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है। जिस प्रकार मकान में ईंट, पत्थर इत्यादि लगे होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में, वैसे ही हमारे शरीर के कंपोजिशन में, निर्माण में अमीनो एसिड यूज में आते हैं। प्रोटीन मोलिक्यूल्स वेरी इन साइज, शेप, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शंस। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो आकार, आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। उनका जो कंपोजिशन है, केमिकल और उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर प्रोटीन्स। ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस वो प्रोटीन ही है। प्रोटीन के अलग अलग रूप में ये पाए जाते हैं, जो अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शंस ये पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार में रूप में हो सकते हैं प्रोटीन। सबसे पहले कैरियर मॉलिक्यूल्स, एक वाहक के रूप में या ट्रांसपोर्टर के रूप में, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, वो भी प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट मेनी हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन। इस प्रकार दूसरे जो हार्मोन होते हैं, तो अधिकतर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं जो अलग अलग प्रकार के बॉडी फंक्शन को संपादित करवाते हैं। नेक्स्ट एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडी हमें रोगों से बचाने का काम करती है, वो भी क्या होती है? प्रोटीन। Proteins can also be used as an alternative energy source, usually in dietary inadequacy, although the process is much less efficient than when carbohydrate or fat are broken down. जनरली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा निर्माण में, परंतु अगर डाइट इनफ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो बॉडी में प्रोटीन से भी एनर्जी बन सकती है, परंतु ये एफिशिएंट नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट से और फैट से जो एनर्जी बनती है उसकी तुलना में ये लेस एफिशिएंट होती है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और ऊर्जा कब बनेगी। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है लिपिड्स। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इन 3 एटम से मिलकर लिपिड्स बने होते हैं। वन ग्रुप ऑफ लिपिड्स, द फास्फोलिपिड्स, फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है इनका कि फीचर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज दैट दे आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक एंड देयरफॉर लिपिड्स डू नॉट मिक्स विद वाटर। सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड होते हैं वो लिपिड्स ही होते हैं और उनका एक बेसिक गुण होता है लिपिड वसा में कि वो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग, जल प्रतिरोधी होते हैं। इसलिए जो जल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से सेल में नहीं आ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट इन देयर फंक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि वो जल प्रतिरोधी सतह बनाती है, जो कि फास्फोलिपिड के कारण होती है। अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स इंक्लूड सर्टेन विटामिन, एग्जाम्पल विटामिन ई और विटामिन के, ये भी क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड स्टीरॉयड एंड द फैट्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन भी क्या होते हैं? फैट होते हैं, लिपिड होते हैं। ए मोलिक्यूल ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड्स ईच लिंक टू ए मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। फैट का जो अणु होता है, मोलिक्यूल्स होता है, वो 3 फैटी एसिड से मिलके बनता है। ये तीनों फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए होते हैं। फैट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड ए कन्वीनियंट फॉर्म इन विच टू स्टोर एक्सेस कैलोरिक इनटेक। फैट हमारे शरीर में ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत होती है, जो आवश्यकता अनुसार वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यदि एनर्जी के रूप में ज़रूरत नहीं होती है तो वो स्टोर कैलोरी के रूप में स्टोर हो जाती है। व्हेन फैट्स आर ब्रोकन डाउन they release energy but the process is less efficient than the carbohydrate are used। मानव शरीर में जैसे हमने पहले ही बात की कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली प्राथमिकता होती है, उसके बाद नंबर आता है फैट का। अगर कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त नहीं है डाइटरी इनटेक, तभी फैट से एनर्जी बनेगी, बट फैट से एनर्जी बनने पर यह लेस एफिशिएंट मानी जाती है भाई, क्योंकि फैट से जो एनर्जी बनती है उससे ऊर्जा उत्पादन तो कम होती है, एटीपी तो कम बनती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं। बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर द ब्रेक डाउन रिएक्शन टू टेक प्लेस। और दूसरे एक और कारण ये है कि इनकी जो रिएक्शन है उनको पूरा करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक कार है वो एवरेज अच्छा देती है, लेकिन एक जो रोलर होता है वो एवरेज कम देता है, तो उसी प्रकार फैट ऊर्जा बनाएगी, लेकिन उसको इसके स्टार्टिंग होने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए खुद को एनर्जी चाहिए होती है और ऊर्जा भी से कम बनती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना से। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है वो फ्यूल मॉलिक्यूल्स वो है कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। नंबर 1, इंसुलेशन। हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, हमारी बॉडी जो टेम्परेचर है, ताप है, उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। शरीर के अलग अलग अंगों को चोट से, इंजरी से बचाने का काम फैट करती है। एनर्जी स्टोरेज। और तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये ऊर्जा के स्टोरेज के रूप में जमा रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ए न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाले जो ब्लॉक होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीमर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी चेन्स या श्रृंखलाओं से या पॉलीमर्स के
बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे पहले बात करें अपन न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी एंड आर बिल्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे शरीर के सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में जो पाए जाते हैं उनका नाम है न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स ही पाए जाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। न्यूक्लिक एसिड में 3 सब यूनिट होती है। नंबर 1 शुगर यूनिट, जिसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है। नंबर 2 बेस, जिसमें बेस या क्षार पाया जाता है। और नंबर 3 1 और मोर फास्फेट ग्रुप लिंक टुगेदर, या फास्फेट ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। शुगर, बेस और फास्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सभी से परिचित है, वेल नोन है बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज डबल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज इन ए स्पाइरल विच रिजेंबल्स ए ट्विस्टेड लेडर। आपने देखी होगी डायग्राम, अभी अपन आगे देखेंगे। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्ट्रैंड होती है। जिस प्रकार एक सीढ़ी होती है, उसके दोनों तरफ 2 लकड़ियाँ लगी रहती है, या लोहे की सीढ़ी की 2 एंगल के बीच में जो चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी रहती है आड़ी, उसी प्रकार हमारा डीएनए भी वैसा ही होता है। बट ये अगर सीढ़ी को अपन ट्विस्ट कर देंगे, कुंडली सर्पिलाकार कुंडली में बदल लेंगे, तो वो डीएनए जैसा हो जाता है। तो डीएनए स्ट्रक्चर एक सीढ़ी जैसी होती है, जिसमें दोनों तरफ से 2 डबल स्ट्रैंड होती है, उसके बीच में अलग अलग प्रकार की सीढ़ियों जैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन वो हेलिक्स सेम होती है, सर्पिलाकार। जिस प्रकार सांप कुंडली मारते हैं वैसे कुंडली अवस्था में होती है, इस व्यवस्था को हेलिक्स बोलते हैं। तो सर्पिलाकार डबल स्ट्रैंडेड कुंडली होती है डीएनए की। Chromosomes are cluster of DNA molecules consisting of functional subunits called genes. DNA में क्रोमोसोम्स के कई क्लस्टर समूह पाए जाते हैं, जिनकी सब यूनिट के रूप में जीन्स होते हैं, और जीन्स आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। द न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन द शुगर, डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट ग्रुप्स एंड 1 of 4 बेसेज। डीएनए की स्ट्रक्चर में शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, फास्फेट ग्रुप, और ये 4 प्रमुख प्रकार के क्षार या बेस पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है एडिनाइन, थाइमिन, ग्वेनाइन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के बेस डीएनए की स्ट्रक्चर में होते हैं। ए इन वन चेन इज पेयर्ड विद टी इन दी अदर। जैसे कि हमने बात की कि डबल स्ट्रैंड होता है आरएनए, तो आरएनए की जो एक साइड की जो सीडी का जो भाग होता है, उसमें अगर एक होगा तो उसके साथ अगली साइड में उसका जोड़ीदार कौन होगा, टी बेस होगा, एंड जी विथ सी, और इसी प्रकार जी और सी का जोड़ा होता है। तो एक के सामने कौन होगा, टी, एडिनाइन के सामने होगा थाइमिन, और ग्वेनाइन के सामने होता साइटोसिन। इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन ए प्रिसाइजली ऑर्डर्ड मैनर इन विच वन चेन इज कंप्लीमेंट्री टू अदर। इस प्रकार इस क्रम में एक के सामने टी होता है और जी के सामने सी होता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो एक भाग होता है दूसरे का पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में यूज होता है। डीएनए टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज यूज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर कॉपिंग डीएनए। डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड को, सीडी के आधे भाग को हम क्या कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, और इस डीएनए टेम्पलेट का यूज करते हुए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की कॉपी करने का काम करता है। तो डीएनए टेम्पलेट्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये प्रोटीन न्यूक्लियस में सेव रहता है। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। जो डीएनए होते हैं हमारे आनुवंशिक सूचनाओं का संधारण करते हैं, और हम देख पा रहे हैं इस चित्र में कि इसमें ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखा रही है जो सर्पिलाकार है। सीढ़ी सर्पिलाकार नहीं होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन डीएनए सर्पिलाकार कुंडली आकृति में होता है। जैसे सांप कुंडली मार देता है, किसी चीज़ पे चढ़ जाता है, पेड़ पे या किसी स्ट्रक्चर के, वैसे डीएनए कुंडली रूप में होता है। और इसमें एडिनाइन, थाइमिन, ग्वेनाइन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के बेस होते हैं। एक के सामने टी रहता है और जी के सामने सी रहता है। इस पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए। दिस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन्स द शुगर राइबोस इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस फाउंड इन डीएनए।
जहाँ डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में सुगर या शर्करा के रूप में क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में क्या पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इट कंटेन्स नो थायमीन, इसमें थायमीन नहीं पाया जाता, बट यूरेसिल इज इंस्टेड, और थायमीन के स्थान इसमें क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। इट इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट एंड carries the message instructing synthesis of a new protein from the DNA to the protein synthesizing apparatus in the cell cytoplasm। इस प्रकार जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो डीएनए टेम्पलेट्स के द्वारा होता है, और वहाँ से एक मैसेज आता है डीएनए से किसके पास, राइबोसोम के पास। इस प्रकार राइबोसोम हमारी कोशिका का वह कोशिकांग ऑर्गेनेल्स है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो डीएनए के द्वारा जो मैसेज फॉरवर्ड होता है वो सेल में राइबोसोम तक जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन्स राइबोस, एडिनाइन एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच टू द राइबोस। एटीपी की स्ट्रक्चर होती है, एटीपी एक प्रकार न्यूक्लियोटाइड ही होता है जिसमें राइबोस शुगर पाई जाती है, एडिनाइन बेस या क्षार के रूप में होता है, और फॉस्फेट के 3 ग्रुप होते हैं जो राइबोस शर्करा के साथ जुड़े हुए रहती है। इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी विच इम्प्लाइज द बॉडी हैज़ टू अर्न इट बिफोर इट कैन स्पेंड इट। हमारे शरीर की जो करेंसी है, मुद्रा होती है, वो होती है एटीपी। आपने देखा होगा कि पैसे की जो धन होता है, मुद्रा होती है, भारत में क्या है, रुपया, दूसरे देशों में कई पाउंड होगी, कई दिनार होगी, कई डॉलर होगी, यूएस में डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड है। तो इस प्रकार जब अलग अलग देशों में मुद्रा की अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिसे अपन करेंसी बोलते हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक ही करेंसी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे पाकिस्तानी हो, किसी भी देश के नागरिक हो, सबकी बॉडी की एनर्जी की एक ही करेंसी जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। इसमें एक प्रिंसिपल होता है कि हमारे पास एटीपी को हमें पहले अर्न करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते। ये हमारे पैसों का भी होता है प्रिंसिपल, जेब में पैसे होंगे, कमाने पड़ेंगे, तभी हम जाके खर्च कर पाएंगे। तो ठीक वैसे ही मानव शरीर में भी क्या होता है, पहले एटीपी सिंथेसाइज होती है, अर्न होती है, उसके बाद अपन उसको ऊर्जा के रूप में यूज में ले सकते हैं। मेनी ऑफ द बॉडीज ह्यूज नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज एनर्जी, एग्जाम्पल द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे शरीर की कई सारी जो एक्टिविटीज होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जब शुगर ब्रेक डाउन होती है, जब शुगर के बॉन्ड टूटते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी मुक्त होती है, एटीपी रिलीज होती है। द बॉडी कैप्चर्स द एनर्जी रिलीज बाय दीज रिएक्शंस यूजिंग इट टू मेक एटीपी फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है या एनर्जी मोलिक्यूल्स टूटते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एटीपी कैसे बनती है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। When the body needs chemical energy to fuel cellular activities, ATP releases its stored energy, water and phosphate group through the splitting of high energy phosphate bond and reverts to ADP। जब मानव शरीर को केमिकल ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिकाओं को चलाने के लिए, कोशिकाओं को फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए केमिकल एनर्जी का जरूरत होती है, जिसको अपन कहते हैं एटीपी। जब हमारी एनर्जी जो स्टोर रहती है वो एटीपी के रूप में रिलीज होने लगती है, उसको जो फास्फेट बॉन्ड होते हैं स्ट्रक्चर के वो टूट जाते हैं और ऊर्जा रिलीज होने लगती है, और ये एटीपी किसमें बदल जाती है, एडीपी में। एटीपी में से जैसे ऊर्जा निकलती है, बॉन्ड टूटते हैं, एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। बॉडी नीड्स केमिकल एनर्जी। अब ये एटीपी क्यों चाहिए होती है हमें, करेंसी की ज़रूरत क्या है, बॉडी की करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। नंबर 1, टू ड्राइव सिंथेटिक रिएक्शंस। हमारे शरीर में कई प्रकार की सिंथेटिक रिएक्शन होती है जो बॉडी को में संश्लेषण करती है, अर्थात बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका निर्माण करने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती है, सिंथेटिक रिएक्शन, उनमें एटीपी चाहिए होती है। नंबर 2, टू फ्यूल मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी में कई प्रकार की मूवमेंट चलती रहती है, उन मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे बाइक में, कार में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भी हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, दूसरे प्रकार के मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार जाने के लिए
अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को अगर हमें आर पार करवाना होगा तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी एटीपी यूज़ होती है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है एंजाइम्स। एंजाइम आर प्रोटीन विच एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। अलग अलग प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक का काम या कैटलिस्ट का काम एंजाइम्स करते हैं। दे स्पीड द रिएक्शन। अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस को एंजाइम्स क्या कर देते हैं, उनकी गति को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं, बट आर नॉट देमसेल्व्स चेंज्ड बाय इट। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है एंजाइम की कि जो वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में जब काम करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बदल देंगे, लेकिन खुद में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आता। एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। इस प्रकार जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो खुद का रूप उनका परिवर्तन नहीं होता, उस अभिक्रिया को भले ही बदल देंगे, तो जब उनका रूप बदलता नहीं तो बार बार दूसरी अभिक्रिया में वो यूज में आते रहते हैं। एंजाइम्स आर वेरी सेलेक्टिव एंड विल यूजुअली कैटलाइज ओनली वन स्पेसिफिक रिएक्शन। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, जनरलाइज नहीं होते, मतलब अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को बदलने के लिए, उनको कैटलाइज करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सभी प्रकार की रिएक्शंस को कैटलाइज कर देगा। द मोलिक्यूल विच एंटर्स इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। एंजाइम जिन पदार्थों पे अपना असर डालता है, प्रभाव डालता है, उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ शामिल होते हैं जिन पे एंजाइम प्रभाव डालेगा, एक्ट करेगा, उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। इट बाइंड टू ए वेरी स्पेसिफिक साइट ऑन द एंजाइम। ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की साइट पे आके लग जाते हैं, एंड कॉल्ड द एक्टिव साइट। और एंजाइम की वह साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा उसको एक्टिव साइट कहते हैं। While the substrate is bound to the active site, the reaction proceeds। जैसे ही सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे लगता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जिस प्रकार बाइक की चाबी घुमाते ही बाइक स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही ठीक हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स के होते हैं, उनकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके जुड़ते ही रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड वंस इट इज़ कंप्लीट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ब्रेक अवे फ्रॉम द एंजाइम एंड द एक्टिव साइट इज़ रेडी फॉर द यूज अगेन। अब क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो आके एक्टिव साइट पे जुड़ा और एंजाइम ने अपना प्रभाव दिखाया और एक प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। वो प्रोडक्ट उस एक्टिव साइट से हट जाता है। जैसे फल पकने पे डाली से टूट के नीचे गिर जाता है, वैसे ही अभिक्रिया पूरी होते ही वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक्टिव साइट से एंजाइम से अलग हो जाता है और वापस से एंजाइम मुक्त हो जाता है और अगली अभिक्रिया के लिए वापस से रेडी हो जाता है। एंजाइम्स कैन कैटेलाइज बोथ सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन रिएक्शंस। एंजाइम चाहे सिंथेटिक संश्लेषित करने वाली अभिक्रिया हो या विघटन या ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन, दोनों प्रकार की रिएक्शन में कैटेलाइज या उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंड देयर नेम्स एंड इन एज। अधिकतर जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंत में एज लगा होता है। जैसे एग्जांपल है लाइपेज, एमाइलेज, तो जिसके अंत में एज लगा हो मतलब वो क्या है, एंजाइम है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार सबस्ट्रेट और एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ए, बी और सी, तीन एंजाइम के डायग्राम्स दे रखे हैं। अपन ए वाले की बात कर रहे हैं। ए वाला जो पीला पोर्शन है वो एंजाइम है। इसमें एक छोटा सा गोला दिखाई दे रहा ब्लू कलर का, लाइट ब्लू, वो सबस्ट्रेट है, और येलो दोनों मिलके क्या सबस्ट्रेट है। अब क्या हो रहा है बी पार्ट में कि ये जो सबस्ट्रेट बीच का सबस्ट्रेट पार्ट है ये आके इस एक्टिव साइड में, ये जो एंजाइम है इसके नीचे का जो पार्ट है इसमें जो सी आकृति का जो अंदर धसा हुआ एरिया है वो एक्टिव साइड कहलाएगी। उस पर आगे ऐड हो गया, चिपक जाता है, जुड़ जाता है। फिर एंजाइम जैसे ही जुड़ता है एंजाइम अपना प्रभाव दिखाने लगता है और उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, कैटेलाइज करने लगता है। और इस एंजाइम के प्रभाव के द्वारा ये जो प्रोडक्ट है ये एक्टिव साइड से बन के अलग हो जाता है और बॉडी के यूज में आने लगता है। जबकि जो एंजाइम है आप सी में देख रहे हैं, ए में ये सबस्ट्रेट बिल्कुल दूर था, बी में इसके साथ लग गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और सी में अलग हो गया। अलग होते ही एंजाइम का कोई मतलब नहीं, इससे सारा काम एंजाइम का पूरा हो गया है। अभी एंजाइम फ्री हो जाता है अगली रिएक्शन के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट वे पार्ट होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड पर आके जुड़ते हैं, एक प्रोडक्ट में बदलते हैं और फिर से अलग हो जाते हैं, और एंजाइम अपने आप में फ्री रहता है। इसलिए एंजाइम कैटेलिस्ट होता है, क्योंकि एंजाइम अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, उल्टा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एंजाइम एक महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल्स है जो कैटेलिस्ट का कार्य करते हैं। तो आज हमने सीखा कि हमारी बॉडी के कई इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स
कौन कौन से हैं। और इसके साथ साथ हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अमीनो एसिड क्या है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स क्या होते हैं, वसा क्या होती है, क्या वो फंक्शन करती है, इस प्रकार एंजाइम क्या होते हैं और बॉडी के लिए किस प्रकार वो यूज़फुल होते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उन लोगों तक भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।